नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको स्थानांतरण खेती के बारे में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने यायावरी पशुचारण, पशुधन संवर्धन और व्यापारिक पशुचारण के बारे में अध्ययन किया। यहाँ आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्थानांतरण खेती के बारे में। तो स्थानांतरण खेती क्या है? इस खेती की व्यवस्था का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं कृषि का। पुरातात्विक प्रमाणों और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर स्थानांतरित खेती लगभग 8000 ईसा पूर्व की नवपाषाणकालीन व्यवस्था है। स्थानांतरण खेती मिट्टी को उपयोग में लाने की आदिकालीन व्यवस्था है। तो जो स्थानांतरण खेती है वो बहुत ही पुरानी व्यवस्था है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों व घनी झाड़ियों के क्षेत्रों में प्रचलित मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका व दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कृषि की इस व्यवस्था में किसान केवल अपने परिवार के लिए ही अन्न उत्पादन करता है। तो इसकी ये एक खासियत है कि इस व्यवस्था में किसान जो होता है अपने परिवार के लिए ही अन्न उत्पादन करता है। थोड़ा बहुत अधिक उत्पन्न अनाज का प्रयोग किसान वस्तुओं की अदला बदली तथा वस्तु विनिमय के रूप में करता है। यदि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अनाज उत्पन्न हो जाता है तो वो दूसरी वस्तुओं की अदला बदली में भी उसको काम में ले लेता है। लेकिन मोस्टली ये जो कृषि की जाती है वो किसान अपने परिवार की अन्न की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए ही करता है। कभी कभी समीप के बाजार में जाकर उसे बेचकर नकदी भी वो कमा लेता है। इस व्यवस्था में लगी जनसंख्या एक प्रकार से स्वजीवी है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। यह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रगति का अवसर नहीं दिखाई पड़ता है। यानी कि ये एक ऐसी कृषि व्यवस्था है जिसमें प्रगति का कोई अवसर दिखाई नहीं पड़ता है। कारण क्योंकि ये जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत ही पुरानी कृषि व्यवस्था है और इसमें जो किसान होता है वो अपने परिवार के लिए ही अन्न उत्पादन कर पाता है। और इसमें क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसलिए ये एक आदिकालीन व्यवस्था है। यहाँ अब आप देख रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दर्शाया गया है कि उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में स्थानांतरण कृषि को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। प्राय यह काटो व जलाओ और झाड़ झंकाड़ परत वाली खेती के रूप में जानी जाती है। विश्व के अलग अलग भागों में इसका नाम क्या है, अलग अलग है। इसे इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपाइन में कंजिन, मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कैनुको, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका व कांगो में मासोल नाम से पुकारते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पे इसके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, इन नामों के बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मंचूरिया, कोरिया और दक्षिण पश्चिम चीन की पहाड़ियों में भी यह प्रचलित है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में यह खेती झूम अथवा जूम, उड़ीसा में पौध, डाबी, कोमा अथवा बंग, पश्चिमी घाटों में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा और मध्य प्रदेश के बस्तर जिलों में पेंदा, वैबर अथवा दहिया और देपा अथवा कुंवारी के नाम से पुकारी जाती है। तो ये इसके भिन्न भिन्न नाम हैं भारत के भिन्न भिन्न स्टेट्स में। स्थानांतरण कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में फसलों के हेरफेर के स्थान पर खेतों का हेरफेर करना, बैल व खाद का प्रयोग न करना, मानव श्रम का उपयोग और बीजों का अथवा हाथ छड़ी से बोना, कुदाल का प्रयोग और थोड़े थोड़े समय अथवा अंतराल के लिए ही भूमि ग्रहण करना तथा लंबी अवधि के लिए उसको परती छोड़ देना।
तो ये जो कृषि व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक कृषि में हमने देखा है कि फसलों का हेरफेर किया जाता है, लेकिन स्थानांतरित कृषि में फसलों के हेरफेर की बजाय भूमि को बदला जाता है और भूमि पर जो परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है और बाद में उस भूमि को बहुत लंबे समय के लिए परती छोड़ दिया जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दर्शाया गया है कि किस तरह से जंगलों में आग लगा करके या जो खेती भूमि होती है उसमें आग लगा करके भूमि को साफ किया जाता है। तो यहाँ ये जो दिखाई गई है वो आग लगाने की प्रोसेस दिखाई गई है। 2-3 वर्षों के उपरांत खेतों को छोड़कर किसान अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं तथा खेती के लिए नवीन भूमि अधिग्रहण करते हैं, इसलिए यह व्यवस्था स्थानांतरित कृषि के नाम से विख्यात है। तो इसमें क्या होता है, एक स्थान पर कृषक इकट्ठा होकर के वहाँ के वनों को साफ करके, झाड़ियों को काट करके, जला करके और वो जो राख होती है उसको बिखेर करके खेती करते हैं और उस स्थान पर 1 या 2 साल तक ही खेती करते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ करके वो दूसरी भूमि की तलाश में आगे चले जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वास भूमि भी स्थानांतरित होती है। प्राय किसान वास भूमि क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं। तो इस कृषि में क्या होता है, जो किसान की वास भूमि होती है, जो रहने का योग्य स्थान होता है, वो उसको नहीं बदलते हैं, सिर्फ खेतों को ही बदलते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि बहुत तायत से प्रचलित है। तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि है वो बहुत ही मात्रा में प्रचलित है और बहुत मात्रा में वहाँ इस तरह की कृषि की जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जूम कल्टीवेशन को दर्शाया गया है स्लाइड पर चित्र के माध्यम से। उष्णकटिबंधीय जगत के लगभग सभी और विशेषतः भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में स्थानांतरण कृषि निम्नांकित चरणों में की जाती है। यानी ये जो चरण है वो बताए गए हैं कि स्थानांतरित कृषि किन किन चरणों में की जाती है। सबसे पहले जंगल जात पहाड़ी भूमि का चयन। सबसे पहला काम उनका यही होता है कृषकों का कि वो पहाड़ी भूमि का, जो जंगलों से घिरी हुई होती है, जंगलों में जो पहाड़ी भूमि होती है उसका वो चयन करते हैं। फिर जंगल की कटाई कर भूमि साफ करना। तो दूसरा कार्य उनका होता है जंगल को काट देते हैं, काट करके भूमि को साफ करते हैं। जंगल की सूखी लकड़ी जलाकर राख करना। जो सूखी लकड़ियां बच जाती है काटने के बाद में उनको वो जला करके उनका राख कर लेते हैं। फिर पशु व बलि देना और पूजा करना। तो उसके बाद में वो पशु की बलि देते हैं और पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये स्थानांतरित कृषि जो है वो विभिन्न चरणों में की जाती है। उसके बाद में वो बीज बोते हैं। फिर झाड़ झंकार कचरा आदि हटाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। उसके पश्चात कटाई और भूसी निकालते हैं। फिर आमोद प्रमोद हर्ष उत्सव एवं भोजन, यानी उसके बाद में वो एक उत्सव मनाते हैं और बाद में जब ये कृषि हो जाती है 1-2 साल तक, उसके बाद में उसको परत भूमि छोड़ करके दूसरी जगह पर वो चले जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से। यहाँ इस स्लाइड पे भी आप देख पा रहे हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मानचित्र के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ इस स्लाइड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में दर्शाया गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी एरिया को दर्शाया गया है इस स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं फसली प्रारूप की कि किस तरह का फसल प्रारूप स्थानांतरित कृषि में पाया जाता है या जूम कृषि में पाया जाता है। जूम कृषि में प्राय जूमिया या मिली जुली खेती पसंद करते हैं, वो मिक्स खेती करते हैं। किसान का उद्देश्य परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना होता है, अर्थात फसल चयन उपभोगोन्मुख होता है। यानी
जो फसलों का चयन किया जाता है वो उपभोग के अनुसार किया जाता है कि किस तरह का उपभोग उनको करना है, और ये जो कृषि की जाती है परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु की जाती है, इसलिए वो मिली जुली खेती पसंद करते हैं। प्रमुख उपजों में मोटा झोटा चावल और उसके उपरांत मक्का, ज्वार, मोटे अनाज, कुटकी आदि है। कपास, अदरक, सरसों, अलसी, तिल, अनानास, जूट मुख्य नकदी फसलों का उत्पादन झूम कृषि में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये इस तरह का फसली प्रारूप यहाँ देखने को मिलता है। सोयाबीन, आलू, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मिर्च, फलियां, यम, टेपियोका, प्याज, अरबी आदि मुख्य सब्जियां उत्पन्न की जाती है। तंबाकू व नील भी पैदा की जाती है। मिश्रित फसल उत्पादन के अधीन दोनों प्रकार की अर्थात मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने वाली जैसे फलियां और उर्वरता नष्ट करने वाली जैसे चावल, मक्का, मेथी, अनाज, कपास फसलें साथ साथ उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह का जो कृषि प्रारूप है यहाँ हमें देखने को मिलता है स्थानांतरित कृषि में। अब हम बात कर रहे हैं झूम खेती पर फसलों का चक्र किस प्रकार से रहता है। झूम खेती में फसलों का चक्र जनसंख्या दबाव, जंगल जात की प्रकृति एवं घनत्व, धरातल, ढाल, मिट्टी के कणों का आकार और वर्षा की वार्षिक औसत मात्रा द्वारा प्रभावित देखा जाता है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चक्र अवधि लंबी होती है और अधिक घनत्व की जनसंख्या के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत छोटी होती है, अर्थात 5 से 10 वर्ष होती है। तो जो फसलों का चक्र होता है वो विरल जनसंख्या यानी जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ तो जो जनसंख्या का चक्र होता है वो लंबा होता है, और अधिक घनत्व वाले में जो हम परती भूमि छोड़ते हैं वो कम समय के लिए छोड़ी जाती है, यानी 5 से 10 वर्ष, और विरल जनसंख्या वाले में 15 से 25 वर्ष तक उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें है फसलों का हेरफेर करना। सभी हेरफेर फसलों में खरीफ में अनेक मिली जुली फसलें बोई जाती है। दूसरे वर्ष में खरीफ फसलें अल्प अवधि की और अधम कोटि की और मिली जुली फसलें फलियों व तरकारियों के साथ में उत्पन्न की जाती है। फसलों की सघनता के बारे में बात करें तो 5 लाख से अधिक जनजाति परिवार भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में स्थानांतरण कृषि पर निर्भर है। यदि जनसंख्या की बात करें तो 5 लाख से अधिक परिवार जो हैं वो स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। ये सिर्फ भारत की बात हो रही है। यह प्रदेश देश भर में सर्वाधिक क्षेत्र झूम कृषि के अंतर्गत दर्शाता है। नागालैंड व मिजोरम में सबसे अधिक क्षेत्र पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में मणिपुर में झूमिंग के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र है, परंतु एक ही समय पर यह मात्रा सर्वाधिक है। मणिपुर व त्रिपुरा कृषि वर्ष में फसलों के अधीन केवल लगभग 10% झूम भूमि रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्थानांतरित खेती की समस्याएं एवं उसके भविष्य के बारे में कि इस खेती से संबंधित किस प्रकार की समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है और भविष्य में इसकी क्या भूमिका रहेगी। स्थानांतरण खेती के लिए जंगलों को साफ कर भूमि अधिग्रहण प्राथमिक आवश्यकता है। पेड़ों की कटाई और झाड़ झंकाड़ की सफाई से मिट्टी उत्पादन क्रिया में वृद्धि आती है और वर्षा में घट बढ़ तथा अनिश्चितता पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जंगलों को साफ कर दिया जाता है, साफ करके उसकी मिट्टी उत्पादन की क्रिया में वृद्धि की जाती है, जिससे क्या होता है वर्षा की मात्रा में घटबढ़ होती है। अकाल और बाढ़ का भय भी उत्पन्न हो जाता है। समस्त रूप में मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होते जाना महत्वपूर्ण प्रभाव देखने में आता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये जो कृषि है हानिकारक है, क्योंकि इसमें वनों को काटा जाता है और वनों को काटने से अकाल और बाढ़ का भय भी उत्पन्न होता है और साथ में जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी या मिट्टी का जो अपरदन है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक व्यवस्था भी समायोजन के प्रति अपनी लचीली विशेषताओं को निरंतर घटाती जाती है। अतः वहाँ की स्थानांतरण खेती पर निर्भर जनसंख्याओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन और पशुओं की
चारे की कमी से पीड़ित होते रहना। तो जब बहुत मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं तो पारिस्थितिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है और पशुओं के लिए चारे की या और खाद्य सामग्री या ईंधन की कमी हो जाती है। नंबर 4 है पोषण का स्तर भी निरंतर घटता जाता है और इस प्रक्रिया की परिणति सामाजिक गरीबी एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन में होती है। जैसे जैसे स्थानांतरित खेती का चक्र सिकुड़ता जाता है, जैविक समूह जिस पर मिट्टी ह्यूमस आधारित है क्षय होती है और जैव विविधता में भी पर्याप्त कमी आती है। तो इस कृषि के द्वारा क्या होता है, पोषण का स्तर घटता जाता है और जैव विविधता में भी पर्याप्त कमी आती है। तो ये समस्याएं की बात कर रहे हैं हम कि स्थानांतरित कृषि से क्या क्या समस्याएं पैदा होती है। नंबर 5 है स्थानांतरण खेती के फलस्वरूप वन संपत्ति में वृहद रूप से कमी आई है, यानी वनों को काटा जाता है इस खेती में, इसलिए वनों की कमी आती है और उत्तर पूर्व भारत की पारिस्थितिकी इतनी क्षयग्रस्त हो चुकी है कि उनका विमोचन अथवा सुधार व संतुलित बनाना कठिन है। तो इस कृषि के द्वारा यदि हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इतना क्षयग्रस्त हो गया है कि उसमें सुधार करना या संतुलन बनाना कठिन हो गया है। नेक्स्ट है स्थानांतरण खेती आदिकालीन है और इसके द्वारा वन संपत्ति, जल तथा मिट्टी संसाधनों का क्षरण होता है। जूमिंग क्रिया से पारिस्थितिक व्यवस्था छिन्न विच्छिन्न होती है और इसे पूर्णतः त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये जो खेती है वो आदिकालीन है और इसके द्वारा वन संपत्ति का बड़े स्तर पर क्षरण होता है, इसलिए इस पारिस्थितिक व्यवस्था और इसके द्वारा पारिस्थितिक व्यवस्था भी गड़बड़ाती है, इसलिए इसको पूर्णतः त्याग देना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्थानांतरण खेती से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति को रोकने के उपाय कि जो इस कृषि के द्वारा पर्यावरणीय जो क्षति हुई है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। इसमें है उसके कुछ उपाय हम यहाँ देख रहे हैं। नंबर 1 है उपयुक्त एवं व्यवहार में लाने योग्य दिशा निर्देश व नीतियाँ विकसित कर किसानों को ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो पारिस्थितिकी जन्य अनुकूल व हितकर हो, यानी ऐसी तकनीक लाई जाए जो पारिस्थितिकी के अनुकूल हो और किसानों के लिए भी हितकर हो। विविध प्रकार के भूमि उपयोग द्वारा खाद्यान्नों की वृद्धि से वनवासियों की दशा में सुधार लाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जो खाद्यान्नों की वृद्धि की जाए उससे क्या होगा, वनवासियों की दशा में सुधार लाया जा सकता है। जैव विविधता की सुरक्षा व जनन संसाधनों के अधिक अच्छे उपयोग हेतु आश्वस्त होना चाहिए। नंबर 4 है मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए तथा ग्रीन हाउस गैसों के निकास में कमी हेतु मिट्टी में कार्बन संग्रहित करना चाहिए। नंबर 5 है परत की अवधि में निरंतर कमी तथा फसलों के लंबे चक्र में सुधार लाकर मिट्टी में जैव पदार्थों व पौध जैव द्रव्यमान में वृद्धि लाई जाए। नंबर 6 है सभी स्तरों पर स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता जैसे अनुसंधान क्रियाओं व निर्णय लेने की स्थितियों में लेना आवश्यक है। नंबर 7 है स्थानीय देसी ज्ञान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और विशेषज्ञता से मिला जुलाकर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। और नंबर 8 है कृषि विपणन और आर्थिक सहायताओं का सदुपयोग करने के लिए उपयुक्त व्यूह रचना की जाए। नेक्स्ट है मिट्टी अपरदन और जल प्रवाह अपवाह रोकने के लिए जीवाणु अवरोधों को प्रकल्पित किया जाए। उसके बाद में है अजैविक रासायनिक उर्वरकों के खर्चे में कमी करने हेतु और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि लाने के लिए वृक्ष, फसल व चारागाह व्यवस्थाओं का विकास कर पोषक चक्र स्थापित किए जाएं और अवक्रमित भूमि डिग्रेडेड भूमि लैंड्स जो हैं का भूमि उद्धरण करने के लिए नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन उपायों को सामूहिक रूप से प्रयोग में यदि लाया जाए तो कालांतर में स्थानांतरण खेती में लगे किसानों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में तो सुधार आएगा, साथ ही पर्यावरण व पारिस्थितिकी का दीर्घकाल तक संरक्षण संभव हो सकता है। तो इस तरह से ये जो कुछ उपाय हैं वो किए जाएं, स्थानांतरित कृषि से उत्पन्न जो हानियां हुई है
उसको रोकने के लिए। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि बुक रेफरेंस के बारे में बताया गया है। तो कृषि भूगोल से संबंधित यदि आप कोई अन्य बुक का अध्ययन करना चाहें तो इसके लिए ये बुक रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का धन्यवाद।